हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी देख रहे हैं अपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का अपना फिफ्थ सेम का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सीएस के, वो 11 दिसंबर से हैं। सो अभी आज हमारा 8 दिसंबर है, तो हमारे पास अभी बचे हैं टोटल 3 दिन। तो इसमें हम कवर करेंगे अपना दोनों दोनों बुक कवर करेंगे। जो कि पहली बुक अपनी है डीएसए, ओके, एंड सेकेंड अपनी है सॉफ्ट कंप्यूटिंग, एंड ईच बुक हैव 8 चैप्टर्स। सो अभी हम और इसकी हमने एक न्यू सीरीज लॉन्च की है, जैसे कि न्यू सीरीज है, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे विद कंसेप्ट। ओके, जैसे कि हम एमसीक्यू लेंगे और उसके बिहाइंड में क्या कंसेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उनको देख लेंगे, और जो नहीं होंगे उसे हम डायरेक्टली उसको देखते चलेंगे। ठीक है। सो ये हमारा अपना डीएसए है, डीएसए स्टार्ट हो रहा है, और डीएसए का फर्स्ट चैप्टर इसमें हम देखेंगे, कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो ये हमारा है फर्स्ट चैप्टर। सो इसमें आपको एल्गोरिथम्स के बारे में बताया गया है कि एल्गोज क्या होती हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या है? जैसा कि हमने लाइव क्लासेस भी ली हैं, ठीक है, 2 मंथ पहले। तो उसमें जिस बच्चों ने अटेंड की थी, तो उन्हें पता होगा इसके बारे में। व्हाट इज एन एल्गोरिथम? तो ये क्या होती है? सिंपल, इसमें एक कंसेप्ट होता है, एक रूल होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक सीक्वेंस होता है, या सीक्वेंस के स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक तरीका, कोई एक वे, जो सीक्वेंस स्टेप्स होते हैं, उसे ही एल्गोस कहते हैं, कि किस चीज को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ एल्गोरिथम एनालिसिस? एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने के लिए जो दो मेजर, जो मेन एस्पेक्ट्स हैं, वो क्या है? तो पहला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? जैसे कि हम किसी भी प्रोसेस को, किसी भी टास्क को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या उसको हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं, तो उसको एग्जीक्यूट होने में कितना समय लग रहा है, ओके, उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, कि कितना समय लगने वाला है उसके अंदर, दैट्स कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड सेकंड वन इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कि हम उसको चलाने में, उसको रन कराने के लिए हम यूज कर रहे हैं मेमोरी का। तो मेमोरी में क्या होता है, अपना स्पेस आती है, ठीक है, कितनी स्पेस की है वो। तो स्पेस को मेजर करने के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अगर कोड बड़ा है तो ज़्यादा स्पेस लेगा, और उस टाइम भी ज़्यादा लेगा। तो इस तरह से हम, जैसे कोई भी एल्गोरिदम है, तो उसमें हम देखते हैं कि वो कैसे कम से कम स्टेप्स में एग्जीक्यूट हो जाए जो काम हम करना चाहते हैं। ओके। सो आपका सेकंड ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। सो व्हाट डज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मेजर करती है? जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया अभी क्वेश्चन में, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू रन। ठीक है, किसी भी एल्गोरिदम को, या उसके द्वारा लिया गया जो समय होता है, उसको रन करने में लगता है, उसे हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। सो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या एग्जांपल है? देखिए, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड बाय एन एल्गोरिदम। ओके, उसमें कितने वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं। अब जितने वेरिएबल्स होंगे उतना वो अपना क्या है, उसकी जो मेमोरी में स्पेस अपना बढ़ेगा वहां पे। तो सिंपली से देख सकते हैं, द नंबर ऑफ वेरिएबल यूज्ड बाय एन एल्गोरिदम। तो इसमें हम याद करें इसका, कि अगर वेरिएबल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा है, एग्जीक्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, फंक्शन से भी नहीं फर्क पड़ रहा, फंक्शन कॉल से नहीं फर्क पड़ रहा, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम। सो इससे भी नहीं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल यूज्ड बाय एन एल्गोरिथम होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय द करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिथम? किसी भी एल्गोरिथम के करेक्टनेस से उसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ देखिए आप, एन एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड आउटपुट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स। ठीक है, करेक्टनेस क्या होगी, कि कोई भी एल्गोरिथम ऐसी हो जो क्या करे, प्रोड्यूस करे डिजायर्ड आउटपुट, जो हमें उसका आउटपुट चाहिए, फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स। तो ऐसी एल्गोरिथम होनी चाहिए, जैसे कि हमें डिजायर्ड आउटपुट आना चाहिए, जैसे 2 + 3 है, तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए 5। तो एल्गो हमारी ऐसे ही वर्क करनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें कुछ x + y देना चाहिए, एंड इक्वल्स टू आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे कुछ भी। तो अगर हम यहाँ पे इनपुट करा रहे हैं 2 और 3, तो डिजायर्ड अपना 5 होना चाहिए। यहाँ पे 3 और 3 कराया, तो इट शुड बी 6, ना कि यहाँ पे 5 आना चाहिए। ओके। सो इस तरह से डिजायर्ड
आउटपुट आना चाहिए ऑल पॉसिबल इनपुट्स पे, जो हम पॉसिबल इनपुट्स दे रहे हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। विच मेथड इज यूज टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम? एल्गोरिथम की करेक्टनेस को प्रूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं या किस मेथड का यूज करते हैं? तो उसे हम करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, उसको हम पहले वेरीफाई करते हैं या मैथमेटिकली देखते हैं उसको कि कैसे सही कर रहा है या नहीं कर रहा रन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज एन इटरेटिव टेक्निक इन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम में इटरेटिव टेक्निक क्या होती है? इटरेटिव मतलब उसको हम बार बार उस पे लाइक स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पर अ टेक्निक दैट रिपीट्स, बार बार, ठीक है, रिपीट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अंटिल अ कंडीशन इज मेट। उस सीक्वेंस को या उस सीक्वेंस को, उस स्टेप को बार बार रिपीट करेगा। या सिंपली व्हेन यू आर सी iterative, then there should be in our mind repeats. Okay, iterate means repeat. So you can see here is no any option to repeat. Okay, a technique that avoids, not, it's not avoid. Okay, it has. So the technique that repeat a sequence of steps until a condition is met. Okay, तो अपना ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इटरेटिव एल्गोरिथम? इटरेटिव एल्गोरिथम का इसमें एग्जांपल क्या है? सो मर्ज सॉर्ट बिल्कुल नहीं है, बाइनरी भी नहीं है, एंड फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ यूजिंग रिकर्सन, ये तो रिकर्सन से यूज होगा। सो फैक्टोरियल कैलकुलेशन यूजिंग लूप, फैक्टोरियल को हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग लूप्स का यूज करके, बार बार उसी उसी को रिपीट कर रहे हैं समझो। तो अगर हम लूप्स का यूज कर रहे हैं तो अपना करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इटरेटिव मीन्स रिपीट करना, एंड लूप्स में उसे चलाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द डिवाइड एंड कनकर टेक्निक? मेन क्या है, आइडिया है जो डिवाइड एंड कनकर टेक्निक है? सो टू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, ओके, सॉल्व देम इंडिपेंडेंटली एंड कंबाइन द रिजल्ट। ये हम देख चुके हैं इसको पहले भी, लेक्चर जब हमारा चल रहा था उसमें, लाइव लेक्चर, लाइव क्लासेस में। जैसे कि हमारे पास कोई एरे है 2 3 5 8 की, एंड यहाँ पर क्या हमारे पास एक 4 है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है डिवाइड एंड कनकर से, तो क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं फर्दर हाफ में। सो इट विल बी 2 and 3 in the separate part, and again 5 and 8 will be there, and again we will break down until it is not able to break. Okay, in another step, so it will be 5 and 8, and at the end when we will sort this, yeah, our work is completed, then we will merge it again, 2 and 3, and then 5 and 8, again further 2 3 5 8. This was sorted array, that's why there's nothing happened. If there will be 5, there will be 3, then we can do like this, exchange them, and here will be है ना, so like this. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम? इनमें से डिवाइड एंड कंकर का एल्गोरिथम का एक एग्जांपल क्या है? सो बबल सॉर्ट हमने देखा था, क्या करता है उसमें, जैसे भी कोई हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें हम फास्ट के 2 को लेते हैं, इस तरह से उनको सर्च करते रहते हैं। बट क्विक सॉर्ट इज द एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट, ऐसे देखिए आप, क्योंकि क्विक सॉर्ट इज द एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड कंकर, और ये आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग? डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? सो वी नो डायनेमिक एंड स्टैटिक, द टू थिंग्स। सो स्टैटिक इज व्हाट विच इज नॉट एबल टू चेंज, इट्स कांस्टेंट, and on other hand there is dynamic, it is changeable. Okay, see, what is dynamic programming? A method for solving problems by breaking them down into simpler problems. Okay, इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम्स को ब्रेक करके सॉल्व करेंगे इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स। जैसे कि एक एग्जांपल होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक एनीवेयर वी कैन यूज दैट, देयर इज अ रोबोट वी हैव टू बिल्ड। ओके, so like there is a different programming for each, like its hand and its leg. Okay, so for each part of this robot body, so we need to program in different, like in different thing, like we have to well, like one person cannot, like not able to do the all the programming for this robot, it will take a lot of time. So इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इसके हाथ के लिए हमें प्रोग्रामिंग किसी और को देना होगा, इसके पैर के लिए किसी और को देना होगा, इसके हेड के लिए इसके किसी और को प्रोग्राम करना होगा। देन इसने क्या किया, एक हमारे पास प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम वाज दैट वी हैव टू मेक अ रोबोट। सो प्रॉब्लम इज दैट सिंपल, एंड व्हाट we did just like break the problems in the sub problems, and like it will be simple. Like if you have to design the algorithm for his hand only, like synchronization of the hand, so like it's simple, we can create it like anyhow, like in compared to the like programming for the whole robot. So we are doing this. So next question number 11, like 12, which of the following which of the following problems can be solved using dynamic programming? डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करके हम कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, इस प्रॉब्लम को हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रीडी एल्गोरिथम? ग्रीडी एल्गोरिथम, ओके, इसकी क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ओके। ग्रीडी एल्गोरिथम से क्वेश्चंस आते हैं। सो दे मेक द लोकली ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेज विद द होप ऑफ फाइंडिंग अ ग्लोबल ऑप्टिमम, ओके। ये क्या करते हैं, दे मेक द लोकली ऑप्टिमल चॉइस, वो एक लोकली ऑप्टिमल चॉइस बनाते हैं या लेते हैं एट ईच स्टेज, प्रत्येक स्टेज पर, विद द होप ऑफ फाइंडिंग अ ग्लोबल ऑप्टिमल। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपकी, ग्लोबल ऑप्टिमम को फाइंड करने के लिए वो हर एक स्टेज पर क्या करते हैं, एक लोकली ऑप्टिमम को चूज करते हैं। सो सिंपली दे यूज ब्रेकिंग रॉन्ग स्लोअर देन द टेक्निक, वी डोंट नीड ऑफ दिस। सो सिंपल one first is the correct answer. Question number 14, which of the following is an example of the greedy algorithm? So Dijkstra is the algorithm of the shortest paths, okay. So this is the most important question, okay. You can find this question in the paper, this is important, and इसके आने के chances ज़्यादा ही है, so I will give it 99% chances. Like you will get, like Dijkstra is the example of what, so you can say that greedy algorithm, and the in this way greedy algorithm का example क्या है, what is the example of greedy algorithm? So answer will be Dijkstra algorithm, okay, for the shortest path. It is the like none of business, but you can use this. Next क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसमें एक चीज और हो सकती है, Dijkstra algorithm for shortest path, या इसको हम क्यों यूज करते हैं इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है, just keep it in your mind. Question number 15, what is the big O notation used for? Big O notation, big theta notation, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, बस आप इतना ही जान लीजिए इसमें, क्योंकि आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है। टू क्लासीफाई एल्गोरिथम्स अकॉर्डिंग टू देयर रनिंग टाइम और स्पेस रिक्वायरमेंट्स, हम क्या करते हैं इसमें, क्लासीफाई करते हैं किसी भी एल्गोरिथम्स को अकॉर्डिंग टू देयर रनिंग टाइम, उसका रनिंग टाइम कितना लग रहा है, एंड स्पेस रिक्वायरमेंट्स। सिंपली वी कैन से दैट time complexity and space complexity, and we are classifying the algorithms according to these two major factors. Simple, big O notation is for like sorting, yeah, classifying the algorithm according to their running time and space requirements. Next question number 16, big O notation represent constant time complexity. कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, O1 की, ओके, वन टाइम ईच, याद कर ले इसको, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्हाट इज प्रूफ बाय इंडक्शन? व्हाट इज प्रूफ बाय इंडक्शन? इंडक्शन से क्या प्रूफ होता है? अ मेथड फॉर वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम बाय प्रूविंग अ बेस केस एंड इंडक्टिव स्टेप्स, ओके। सो प्रूफ बाय इंडक्शन से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अ मेथड टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम, एक ऐसा मेथड जो एल्गोरिथम की करेक्टनेस को वेरीफाई करता है बाय प्रूविंग बेस केस, उसका एक बेस केस लेते हैं हम उसके, एंड और क्या करते हैं, एंड इंडक्टिव स्टेप लेते हैं, ओके। सो करेक्ट आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट अ करेक्ट एल्गोरिथम? करेक्ट एल्गोरिथम के लिए कौन सा इसमें से आपका स्टेटमेंट है जो ट्रू है? सो इट प्रोड्यूसेस द करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल इनपुट्स इन फाइनाइट टाइम। ये क्या करता है, अगर आपकी कोई एल्गोरिथम क्या है,
true about like you know you know that it produces the correct output for all inputs in finite time. बिल्कुल फाइनाइट टाइम लगेगा उसमें। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल इनपुट्स एज वी डिस्कस इन द लाइक लास्ट क्वेश्चन ना, like it was a fifth third question. Let's see, there was a question like this. Yes, fifth question, simple, again that thing, correctness of algorithm. So उसमें क्या होता है, all possible inputs पर क्या देता है, एक desired output देता है. Similarly here is question number 18. Question number 19 लिखते हैं, which of the following is an example of an iterative algorithm. Iterative means what, repeats करते हैं तो क्या loop का यूज करेंगे जरूर, ठीक है। iterative means repeat means loop, उसे चलाना ही चलाना है। So binary search using loop, अगर loop का यूज कर रहे हैं then it will call iterative algorithm. Next question number 20, what is the main advantage of using iterative algorithm over recursive ones? Okay, इनमें से मेन एडवांटेज क्या है इटरेटिव का यूज करने पर ओवर रिकर्सिव, रिकर्सिव की जगह पर इटरेटिव का यूज करने से क्या फायदा है। सो दे आर इजियर टू अंडरस्टैंड, यस, सो इटरेटिव आर इजियर टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 21, विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम फॉलोज द डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी। हम इसको, यस, this one is also okay, merge sort, like we has taken example 2986 and we break down in the na, two parts, then again two parts, then again we merge it like this, then again this. So this is called merge sort. Okay, next question 22, in the divide and conquer approach, what is purpose of conquer step? Simple, conquer means क्या होता है, we are just adding. Okay, see, we had divided here, like here we divided this part. Okay, one first element, second element, third and fourth element, so we are just dividing, and again in the next step we are doing what, concur. Okay, so let's see, yeah, इसको हम जीत लेते हैं, अब like we are doing the thing, let's see, to combine the solution of the sub problems. What we are doing, just we are combining this two elements in the one, and this two in the one, and this two in the one, just we are combining. So it is easy and important, 80% important. Okay, just see that, what is important, good question. Next, our topic is dynamic programming. On the dynamic programming there is question number 23, what is the key idea behind dynamic programming. dynamic programming के लिए या उसके behind में क्या जो है की आइडिया है, to store the result of sub problems to avoid redundant computations. Okay, स्टोर क्या करते हैं, रिजल्ट करते हैं सब प्रोग्रामिंग को अवॉइड करने के लिए रिडंडेंट कंप्यूटेशंस। ओके, सो बार बार वही चीज कंप्यूटेशन रिपीट ना हो या फिर उसे हम यूज ना कर सके, उसको हम ब्रेक करते हैं तो उसको हम स्टोर करते हैं। सो डायनामिक का यूज इसलिए करते हैं, यू गेट दैट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम इज टिपिकली सॉल्व यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो यूज की जाती है डायनामिक प्रोग्रामिंग, typically solved by dynamic programming. So let's see, we have binary search, this is wrong, and yes, knapsack problem. Okay, remove this question. Okay, option number C is correct. Question number, like where is there was the question typically solved. Okay, so typically like not mostly, so question number C, option is C is the correct. Okay, question number 25, in which scenario आर ग्रिडी एल्गोरिथम मोस्ट सुटेबल। इनमें से ऐसा कब हमारे जो ग्रिडी एल्गोरिथम्स हैं वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होते हैं, when a global optimum can be achieved by making a series of local optimum choices. Okay, इसमें क्या ही होता है, we know that we create optimum like local optimum choices, so we are not able to see any local optimum, here is not able to see any local optimum. So okay,
Option number A will be correct. Let's talk about question number 26. Which of the following algorithm is greedy algorithm? So Prim's algorithm for minimum spanning. Greedy algorithm, okay. Just write it down in your notebook. Like greedy, what are the example of the greedy? What are the example of the quick sort? Like what is the example? Like what type of the example like quick sort is? So quick sort is the like quick sort and merge sort are the example of divide and conquer, and greedy algorithm is for like Prim's algorithm for minimum spanning. Okay. Next question number 27, which are going or like about which is going to discuss about time complexity. Okay, so 27 question क्या बोल रहा है, what does ON represent in big O notation? So we get that like big O notation was O1. Okay, it's one time, it's mean just in the one step it is going to complete. Okay. Okay, and similarly like in the notation. Okay, so simple, and the n is for linear, we have discussed this. Let's see how. I'm going to show you something about time complexity. Okay, just see this one. When bubble sort, insertion sort, like this is linear and binary will be like this. Okay, so simply it is just taking time, like time complexity we are talking about. Time complexity, it is taking time in the one iteration, in the two, in the one iteration, and the n iteration means how much there are elements are in there. Okay, how many elements are, if there are 5 elements it will take 5 times, and in this case there are 10 elements, 100 elements, doesn't matter, but it will be completed in only one iteration. Okay, so let's see. Again we are coming on the topic. Question number 26, 27, big O notation. Okay, so it's represent just linear. See, O1, you know it's constant one time. On, it's linear. On square, it's quadratic. And on cube, it's cubic. So you know that on is linear, and constant time is this one, logarithmic. On log n, this is logarithmic. Quadratic means 2, and this one doesn't exist. Okay, but like nobody use this. Let's move ahead on the question number 28. Which of following complexities represent the fastest growing function? इसमें से कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? तो 2 की पावर n is the fastest. Yes, it is the fastest. You know, just see, if we put n is equal to 1, this will be 1. This will be what? 1. Okay, 1 square is equal to 1, and this is what? 2 की power 1 is equal to 2. Simple. In the next step, when we put n is equal to 2, then this become 2. This become what? To the power 2 means 4, and it becomes what? To the power 2. Again it will be 4. Next, see in the next step. Here will be, it will be 3 at n is equal to 3, and it will be what? 3 to the power 2 is equal to 9, and it will be what? To the power 3 is equal to 8. It will be, again it will be what? 4, 16, and it will be again 16. Then in the next step, like it is the fastest growing. Okay, question number 29. What is space complexity? So space complexity amount of memory in the, okay, we have discussed about this important question. Okay, like we are talking about the memory. Question number 30. Which of the factor does not affect the space complexity of an algorithm? इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता है किसके लिए? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए. सो अमाउंट ऑफ द इनपुट डेटा. इनपुट डेटा हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता है इनपुट से. ओके, वेरिएबल से फर्क पड़ता है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि जो अमाउंट ऑफ द इनपुट डेटा है
that will not affect the space complexity. Okay. Next question number 31. What can the correctness of an algorithm be formally proven? What can the correctness of an algorithm be formally proven? So we know correctness of the algorithm can be proven by the mathematical induction. ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है जस्ट लास्ट में, ठीक है, इस पर फोकस करें, इट्स इंपॉर्टेंट. 32. व्हाट डज इट मीन इफ एन एल्गोरिथम इज करेक्ट? एल्गोरिथम करेक्ट है तो उसका मतलब क्या होगा? सिंपल, इट विल प्रोड्यूस करेक्ट आउटपुट फॉर द ऑल पॉसिबल इनपुट्स. ये हम थर्ड टाइम डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट डज इट मेन फीचर ऑफ इटरेटिव टेक्निक? इटरेटिव क्या करता है? हमने देखा था रिपीट करता है, रिपीट करता है, ठीक है, जस्ट रिपीट. सो दे यूज द लूप. हमने बोला लूप की बात आती है, रिपीट की बात आती है, दैट इज इटरेटिव. टू रिपीट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. इजी, वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, इट्स वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द इटरेटिव एल्गोरिथम? इटरेटिव क्या है? डेप्थ फर्स्ट. ओके, which which of the following is example of an iterative algorithm? Depth first search using a recursive function. Okay, see this question. Is there any doubt? Okay, you can comment this. Okay, if any doubt. Question 35. What is the divide step in a divide and conquer algorithm? Divide, what does divide क्या करता है? Just एलिमेंट्स को ब्रेक करता है. ओके, सो सिंपल. कंकर ऐड करता है एंड डिवाइड क्या करता है? ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ द डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी? सो क्लासिक एग्जांपल की बात करें अगर, वैसे हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक एग्जांपल, देन मर्ज सॉर्ट इज द करेक्ट आंसर, एंड अनदर वे देयर इज आल्सो क्विक सॉर्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज द memorization in the dynamic programming? Okay, so stores the result of sub problems to avoid recomputation. So this is the correct answer. C. Yes, this is second time we are discussing. Question 38. Which of the following is typically solved using dynamic programming? Typically, like the that was the KNAP session, something like that, and this is the longest increasing subsequence. We typically solved using dynamic programming. Okay. Question number 39. What is the main idea behind a greedy algorithm? So making the locally optimal choice at each stage. Okay. Simple. How many times we are discussing this? Making the locally optimal. We make locally optimal choice at each stage. It is the easy question. Okay. Question number 40. In which case are greedy algorithm not suitable? किस केस में ग्रेडी एल्गोरिथम सुटेबल नहीं होते हैं या सही काम नहीं करते हैं? व्हेन लोकल ऑप्टिमल डोंट लीड द ग्लोबल मोड. सिंपल, जब लोकल ऑप्टिमल लीड नहीं कर रहा होगा किसको? ग्लोबल ऑप्टिमम को, उस टाइम पे यही अपने मतलब इट इज नॉट इन यूज. क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट डज ओ लॉग एन रिप्रेजेंट? इट्स रिप्रेजेंट लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. कितना इजी क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी, we all know. Question number 42. Which of the following has the best time complexity for large inputs? Large inputs पे best time complexity. Simple, you have to know that, like if we have a program P1, if program P2, okay, and it is taking a lot of time and it is taking less time. Okay, less time and it is taking higher time. Okay, so अब टाइम ज़्यादा लिया तो इसको हम बोलेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, एंड इसकी बोलेंगे कम है. तो जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम रहती है वो क्या होता है? अपना बेस्ट प्रोग्राम होता है. ओके, कम टाइम लेगा वो बेस्ट प्रोग्राम होगा अपना. तो यहाँ क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द लार्ज इनपुट्स? तो हम कितना भी लार्ज इनपुट लेते हैं बट जो हमारा समय है वो कम आना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड द best complexity. So O n log n will be provide us the best time complexity. इसमें जो हमारा समय आने वाला है वो कम से कम आने वाला है. टाइम शुड विल बी या शुड बी मिनिमम. ओके, फॉर द बेस्ट टाइम complexity.
क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर? स्पेस क्या मेजर करता है? बच्चे बच्चे को पता है ये चीज। द अमाउंट ऑफ मेमोरी। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? इनमें से क्या है जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अफेक्ट नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? इनपुट साइज, अभी हमने देखा था इसको, वी आर डिस्कसिंग सेकेंड टाइम, कि जो इनपुट्स होता है वो अफेक्ट नहीं करता है। और अफेक्ट क्या करता है? वेरिएबल्स करते हैं। और उसमें स्ट्रक्चर क्या यूज किया गया है? अगर डेटा स्ट्रक्चर को हम अच्छे से यूज करते हैं तो उसमें कैसे प्रोग्राम्स हुए हैं, तो ये सब इफेक्ट करते हैं। बट इनपुट साइज या क्या हम इनपुट कर रहे हैं, दैट डजेंट अफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द बेस केस इन एन एल्गोरिथम? बेस केस क्या होता है? द कंडीशन अंडर विच द रिकर्सन स्टॉप्स। ओके, जहां पर रिकर्सन स्टॉप हो जाए या रिपीट होना स्टॉप हो जाए, दैट इज योर कॉल्ड बेस कंडीशन। 46, why is proven the simple, like, okay, you can understand this question. 46, why is proving the correctness of an algorithm important? कि किसी भी एल्गोरिथम की करेक्टनेस को प्रूव करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? टू एंश्योर दैट प्रोड्यूसेस द करेक्ट आउटपुट ऑफ द ऑल। सिंपल, करेक्टनेस यही होती है, और हमेशा इसे याद रखें, जब भी करेक्टनेस बात हो रही है तो वो क्या करेगा? आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, अच्छा करेगा, बट ऑल द पॉसिबल इनपुट्स पर। ओके। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज अ लूप इनवेरिएंट? लूप इनवेरिएंट क्या है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। अ कंडीशन दैट होल्ड्स ट्रू बिफोर एंड आफ्टर ईच इटरेशन ऑफ द लूप। एक कंडीशन है जो क्या करती है? होल्ड्स ट्रू बिफोर एंड आफ्टर ईच इटरेशन ऑफ द लूप। यू गेट दैट? एक कंडीशन होती है, कंडीशन दैट होल्ड्स ट्रू बिफोर एंड आफ्टर ईच इटरेशन। ओके, तो जो हर एक लाइक लूप के पहले और उसके बाद में एक ट्रू कंडीशन होल्ड करेगी, लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड द लूप इनवेरिएंट। क्वेश्चन 48, which of the following is an example of the iterative algorithm? So calculating factorial using loop. Iterative means repeat, repeat means loop should be there, and calculating factorial using loop, and इसमें भी loop नहीं था, so this is wrong, this is wrong. Question number 49, what does the combine step in the divide and conquer step? So we know that conquer is the for combining. So merge in the solution of the subroutine from forms the final solution. Yes, it makes the final solution, because हम यहाँ पे लास्ट में अपना ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो that is our sorted array या sorted solution, you know. Next question 50, which sorting algorithm uses the divide and conquer approach? How many times we discussed about that? Quick sort and classic is merge sort. These both are example of what? Divide and conquer approach. Okay, so in this video we have completed our first chapter and important questions. So it's over, and in the next lecture we will discuss about the chapter number 2 of DSA. Have a good day, all of you.